नमस्कार दोस्तों, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं विद्याधर आपके सामने लेके आया हूँ। साइंस के अपने जो रिपीटेड क्वेश्चंस का अपन ने चला रखा था, उसी सीरीज़ के अंदर अगली जो टेस्ट सीरीज हमारी आई है कि एसएससी 2025 अभी नहीं तो कभी नहीं, उसी थीम के ऊपर आज अपन कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करते हैं। आंसर देने की चेष्टा करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि सबसे चमकदार धातु कौन सी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे चमकदार, तो यानी मोस्ट शाइनिंग जो अपने आप में किस में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, हीरा, डायमंड, ऑस्मियम, प्लेटिनम और इनमें से भी कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर टिक करेंगे हम? उम्मीद है मुझे 90% जो विद्यार्थी हैं वो हीरा दिखाई दे रहा होगा, जो पहला ही ऑप्शन है। बट ध्यान रखना है कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप कंपटीशन में हैं, ये उम्र जो है ना, ये बहुत नादान होती है। और ये इस उम्र में हमेशा हम पहली नज़र पे भरोसा करते हैं, और पहली नज़र में सिर्फ, मैंने आपको कई बार बताया है कि पहली नज़र में सिर्फ प्यार होता है, और वो ज़िंदगी में हमेशा अधूरा होता है, वो कभी पूरा नहीं होता है। तो पहली नज़र में अगर प्रश्न पढ़ने से पहले आपको आंसर दिख रहा है तो 100% संभावना है कि वो गलत है। 100% अगर पहले ही आंसर दिख रहा है तो वो निश्चित रूप से मान लीजिए कि गलत है। और उम्मीद है मुझे आपने किया था यही कि हीरा, लेकिन ये गलत हो गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को हमने पढ़ा ही नहीं, हमें चमकदार दिखाई दिया और तुरंत हीरा दिखने लग गया, इसीलिए तो गलत हुआ है। और ये क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम में आया था और अपन ने इसको यहाँ पुटअप किया है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर मीनिंग छुपा हुआ है, चमकदार धातु पूछी है आपसे लाडले, मेटल। मोस्ट शाइनिंग मेटल कौन सी है? डायमंड का तो हमें पता है, तो नॉन मेटल होता है, कार्बन का एलोट्रोपस है। जो कार्बन के क्रिस्टलाइज एलोट्रोपस होते हैं उनमें से अपने आप में एक हीरा होता है। बट अगर बातचीत करें तो आपसे पूछी क्या गई है, मेटल। और मेटल में हमारे पास दो दिखाई दे रही हैं, ऑस्मियम और प्लेटिनम। हमें पता है ऑस्मियम जो होता है, जो सबसे भारी धातु मानी जाती है, या सर्वाधिक जिसका घनत्व माना जाता है, अपन कह सकते हैं सबसे अधिक घनत्व, डी, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो आपका आंसर होता है ओस्मियम। बट आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे ज़्यादा चमकीली धातु कौन सी है? प्लेटिनम, पीटी, जिसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ए, बी, सी। अब यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में भी मिस्टेक थी, यहाँ बी था और यहाँ सी था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और जिसको हम बोलेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनम अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक चमकदार धातु होती है, यानी इसमें बहुत ही अत्यधिक चमक पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में आ रहा है, सबसे चमकदार और कठोर, सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? ध्यान से देखिए जरा। हमें पूछा गया है अधातु, नॉन मेटल, तो इसका मीनिंग हमारा है कि नॉन मेटल्स में से हम बातचीत करें तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ कौन कौन है नॉन मेटल, हीरा, प्लेटिनम, एस्टेटिन, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो साफ साफ पता है कि दुनिया का सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है तो वो हीरा ही है। इससे ज़्यादा कठोर दुनिया में कोई भी मैटर नहीं है। हार्डेस्ट मैटर पूछे तो भी हीरा, हार्डेस्ट नॉन मेटल पूछे तो भी हीरा, और हार्डेस्ट अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्ग पूछे तो भी कौन है? हीरा। और दूसरी खास बात, प्रश्न आया है सबसे चमकदार, तो सबसे चमकदार साइनेबल जो अपने आप में नॉन मेटल होती है तो वो भी कौन है? हीरा ही होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। आप कहेंगे थोड़ी देर पहले तो हीरा ने हमें लौटा दिया था और अब हीरा दोबारा आकर के चमका रहा है, बट एक शब्द का ही फर्क है। पहले हमें हीरा के बारे में पूछा था
तो वहाँ नाम दिया था धातु मेटल, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नॉन मेटल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लेटिनम हमने पता है, अभी बताया था आपको कि प्लेटिनम जो होता है वो धातु होती है जो कि जिसको अपन पीटी कहते हैं। एस्टेटिन है, ये भी अपने आप में धातु होती है जिसको अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉरी एटी, एस तो आर्सेनिक हो जाएगा जो सब मेटल में चला जाएगा। नेक्स्ट, तो ये हमारी बातचीत इससे रिलेटेड हुई। अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे अधिक भेदन क्षमता यानी ट्रांसपेरेंसी जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम कौन सी किरणों की होती है, इसके लिए आप ध्यान देंगे तो हमारे पास किरणें आती हैं भाई, 7 किरणें होती हैं। कितनी किरणें होती हैं? 7 किरणें होती हैं, जिनका क्रम होता है हमारा GXU VIMR। गक्सु वीमर जिसको अपन कहते हैं कि गक्सु वीमर जो होता है ये अपने आप में 7 किरणों का क्रम होता है, जिनको अपन बोलते हैं क्या? ये सारी की सारी हमारी जो होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं। कौन सी हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, जिनको अपन कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, जिनको दूसरा नाम दिया जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही बोलते हैं इनको। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये अपने आप में 7 होती हैं। इन 7 के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले आती है गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल और इंफ्रारेड, और लास्ट में माइक्रो और रेड यानी रेडियो। आर से आ रहा है रेडियो। तो ये सारी की सारी हमारी 7 तरंगें होती हैं। मैंने पीछे बताया था आपको जब फिजिक्स में हमने चर्चा करी थी तो कि इनके बारे में हम बातचीत करें तो लगातार लेफ्ट टू राइट यानी गामा से हम कहाँ जा रहे हैं? गामा से जो ही रेडियो की ओर जाते हैं तो इनकी लैम्डा जो होती है वो लगातार क्या होती है? बढ़ती है, यानी वेवलेंथ बढ़ती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो की। और जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो हमने कहा था कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही इनकी अपने आप में क्या होती है? जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, वो अपने आप में अपोजिट होती है, वो लगातार क्या होती है? घटती चली जाती है। दूसरी खास बात है, जब वेवलेंथ के साथ में आवृत्ति घट रही है तो अपन कहते हैं इनकी जो भेदन क्षमता होती है, भेदने की जो क्षमता होती है, ट्रांसपेरेंसी जो कैपेसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की होती है भाई। किसकी होती है? गामा की, जिसे अपन कहते हैं किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? गामा। तो गामा जो है उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, रेडियो की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। अब आपको यहाँ ऑप्शन में दिया गया था पैराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें। पैराबैंगनी को अपन बोलते हैं यूवी, अवरक्त को बोलते हैं अपन IR, जिसका दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, इसे अपन हिट वेव भी कहते हैं, उष्मीय तरंग भी कहते हैं। किसको? गामा को, नहीं सॉरी इंफ्रारेड को। और गामा जो है उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा, लेकिन उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे क्या होती है? कम होती है। तो ये बातें हमें यादें रखनी है गामा से रिलेटेड। दूसरी बात है अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें, जो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए और भोजन के यानी फूड कंजर्वेशन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रावायलेट वेव्स का। तो ये सारी बातें हमारी इनसे रिलेटेड हुई। तो आपका आंसर यहाँ पर पूछा गया था सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता वाली किरण कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे आप बोलते हैं गामा रेज। क्या बोलते हैं? गामा रेज। नेक्स्ट अगला हमारे पास में आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है नींबू के अंदर पाया जाने वाला अम्ल है, यानी नींबू में इनमें से कौन सा एसिड आपके पाया जाता है लेमन के अंदर? तो आप बताएंगे, आपके सामने 3-4 एसिड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एसिड है, किस में पाया जाता है? तो सभी के बारे में आप बता देंगे। तो सबसे पहला आ रहा है साइट्रिक अम्ल, फिर आ रहा है एसिटिक अम्ल, और फिर आ रहा है एस्कार्बिक अम्ल। बताइए जरा किस किस में कौन कौन सा पाया जा रहा है? तो हमने कहा था, कल भी शायद मैंने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था कि साइट्रिक अम्ल जो होता है ये हमारा किस में पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, किन्नू, माल्टा, इन सब में कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
एसिटिक अम्ल जिसको आप बोलते हो, एथेनोइक अम्ल भी बोल देते हो, एथेनोइक अम्ल। ये एथेनोइक अम्ल हमारा किस में पाया जाएगा भाई? तो हम कह सकते हैं आंवला जो होता है ना हमारा, उसके अंदर अपने आप में पाया जाता है। अगला हमारे पास आ रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा आ रहा है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसके बारे में आप कह सकते हो विटामिन सी। विटामिन सी जो होती है उसका केमिकल नाम आपसे पूछे तो रासायनिक नाम हम बता सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या होता है? केमिकल नेम होता है। तो ये सारी बातें हैं। ऐसे हम बातचीत करें तो हम कह सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो उसके लिए अपन दूसरा नाम भी बता सकते हैं भाई, ये खट्टे फल जो होते हैं ना उनमें भी विशेष रूप से पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड है, ये नींबू के अंदर और संतरा के अंदर या नारंगी के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये सारी बातें हमारी इससे रिलेटेड हुई हैं, जिसकी वजह से इकट्ठा होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था आपके कि दही को जमाने के लिए कौन सा एसिड होता है, तो आप बता पाएंगे दही को जमाने के लिए कौन सा एसिड काम में लिया जाता है? तो दही के लिए लैक्टिक एसिड काम में लिया जाता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस अपने आप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो एसिटिक मीडिया है वो बैलेंस बना रहता है और हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है। नेक्स्ट अगला आ रहा है वायु की गति। वायु की जो गति है, एयर स्पीड है, उसको मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इनमें से आप बताएंगे कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है भाई? एनीमोमीटर, टेकोमीटर, हाइड्रोमीटर, कौन सा मीटर काम में आएगा यहाँ वायु की गति को मापने के लिए कि हवा कितनी तेज चल रही है? तो उसके लिए कौन सा मीटर काम में लिया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक नाम आता है हाइड्रोमीटर और एक नाम आता है हाइग्रोमीटर, जो मैंने पीछे भी आपको डिस्कस करवाया था और काफ़ी बार एग्जाम में आया है। एक नाम तो हमारा होता है क्या? हाइड्रोमीटर, और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रो और हाइग्रो दोनों में एक मीनिंग का सिर्फ एक ही शब्द का या एक ही अक्षर का डिफरेंस है। अगर नाम आ जाए हाइड्रो तो आप जान जाएंगे ड्रो का मतलब किससे आ रहा है? डेंसिटी, यानी ये किसका मेजरमेंट करेगा? घनत्व का मेजरमेंट करेगा। किसी भी पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व जो होता है, इंटेंसिटी अपने आप में जो होती है डेंसिटी, उसका मेजरमेंट करने के लिए, यानी आपेक्षिक घनत्व का मापन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का, डेंसिटी। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है वो हमारे पास में एक नाम आता है आर्द्रता। क्या नाम आता है भाई? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, यानी एनवायरनमेंट में जो ह्यूमिडिटी होती है उस ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम बता देंगे हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये हाइग्रोमीटर अपने आप में इससे रिलेटेड है, आर्द्रता से रिलेटेड होता है। दूसरा हमारे पास आ रहा है टेकोमीटर। टेकोमीटर के बारे में अगर बातचीत करूं तो जितने भी हमारे डिवाइस होते हैं, उपकरण होते हैं या व्हीकल्स होते हैं, उन व्हीकल्स के अंदर हम बातचीत करें कि घर्षण होता है। क्या होता है भाई? घर्षण होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन को अपने आप में मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ बच गया कौन सा? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है, जिसको आप याद रख सकते हो, एनीमोमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है? एयर के मेजरमेंट के लिए, या हवा की जो गति होती है उसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, या फिर रिपीटेड क्वेश्चंस आपका रिवीजन हो रहा है, तो अपने साथियों को भी आप ये रेफर कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं, ताकि वो भी पढ़ के आपके लिए कंपटीशन में आपके बराबर दौड़ लगाने की कोशिश में शामिल हो जाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ध्वनि की तीव्रता यानी साउंड जो होती है उसकी स्पीड के मेजरमेंट के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मापन करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में लिया जा रहा है? तो आपके पास 3 मीटर आए हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं लैक्टोमीटर आ रहा है, टेकोमीटर आ रहा है, ऑडियोमीटर आ रहा है। अभी अभी टेकोमीटर के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी। फिर हमारे पास 2 मीटर बच गए,
एक ऑडियोमीटर है और दूसरा लेक्टोमीटर है। ऑडियोमीटर जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ओडोमीटर है, एक होता है ऑडियोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। तो वो अपने आप में ऑडियोमीटर किसके लिए काम में आएगा भाई? ध्वनि के लिए काम में आएगा। तो हम कह सकते हैं ऑडियोमीटर तो होता है ध्वनि का मापन, ध्वनि की तीव्रता का मापन अपने आप में बातचीत करें तो हम कह सकते हैं तीव्रता का मापन अगर कर रहे हैं तो उस डिवाइस का नाम तो क्या होगा? ऑडियोमीटर। लेकिन अगर यहाँ पूछता कि इसकी यूनिट क्या है, यानी इसको किस में मेजरमेंट करेंगे, तो हम बता सकते हैं डेसिबल में करेंगे। उसका मेजरमेंट जो होता है वो किया जाता है किस में? डेसिबल में। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई आपसे पूछ ले तो विशेष रूप से ध्यान देना है मेरे लाला कि डेसिबल में होता है, डीबी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी खास बात है, एक नाम आता है, ये तो ऑडियोमीटर था, ऐसे एक नाम आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर, इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कि ओडोमीटर कहाँ काम में आया था और क्या इसका यूज था, ये किसके लिए काम में आ रहा था। टेकोमीटर अभी बताया अपन ने, फ्रैक्शन के लिए काम में आ रहा है। और इसी के साथ हम देखें तो लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर जो होता है ये दूध की अपने आप में प्योरिटी या मिल्क प्योरिटी की हम बातचीत करें, दूध की शुद्धता की बातचीत हम करें तो उसके लिए काम में लिया जाता है क्या? लेक्टोमीटर। तो आप ऑप्शन नंबर सी को यहाँ राइट आंसर कर सकते हैं कि ध्वनि की तीव्रता के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो हम बता देंगे ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है मैंने आपसे ओडोमीटर, तो उसके बारे में मुझे जरूर बताइएंगे आप। नेक्स्ट, अगला हमारे पास क्वेश्चन आया है कि जो पीछे हमने पढ़ी थी विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनसे ही क्वेश्चन आ गया कि गामा किरणें जो होती हैं, उन गामा किरणों के बारे में बातचीत की जाए तो उनकी डिस्कवरी या खोज किसने करी थी। तो आपसे डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास गामा किरणें जो आई थी उनकी खोज किसने कर दी थी भाई? तो हमें याद रखने के लिए ट्रिक बना रखी है, गामा तो बेकार था, गामा तो बेकार है। तो गामा बेकार है तो अपन बोल देंगे बेकार, तो कौन आ जाएगा भाई? हेनरी बेकुरल ने अपने आप में गामा किरणों की क्या करी थी? खोज करी थी। तो ये सारी बातें हमें बेकुरल से रिलेटेड याद रखनी है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि गामा किरणों के लिए हमने अभी अभी बताया था इनकी भेदन क्षमता सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और इनके लिए हम बातचीत करें तो इनका तरंग दैर्घ्य लैम्डा सबसे क्या होता है? कम होता है। और इनकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो होती है वो सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूसरी खास बात और बातचीत करें तो इनकी वेलोसिटी होती है v, वो कितनी होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी लाइट वेलोसिटी के बराबर होता है। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, तो हम बताएंगे प्रकाश के वेग के बराबर होती है। और ये किसी की कम और ज़्यादा नहीं होती है। जो आपको मैंने अभी बताया था कि जो 7 तरंगें होती हैं हमारी, गक्सू वीमर, याद रख लेना भाई, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, गक्सू वीमर, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो, इन सब की वेलोसिटी क्या रहती है? हमेशा एक समान होती है। बहुत बहुत बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन देता है इनमें से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी है, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी है, तो आप आंसर देंगे सभी की वेलोसिटी क्या होती है? बिल्कुल इक्वल होती है, बराबर होती है। तो ये बातचीत आप इससे रिलेटेड बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन है भाई, स्किप्ट हो गया था, ध्यान से देखिए दोबारा इसको। तो ये जो क्वेश्चन हमारा रह गया था, जो हमें बता रहा है कि समुद्र की गहराई, यानी हमारे पास में क्या आ रहा है भाई? सी, समुद्र। तो उस समुद्र की गहराई जो होती है, डेप्थ होती है, उसका मेजरमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हो समुद्र की गहराई के लिए
तो अभी मैंने आपके सामने इनमें से 2-3 के बारे में तो बता दिया था, तो आप वैसे भी अगर आंसर कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो लैक्टोमीटर अभी बताया था आपको किसके लिए काम में आ रहा है भाई, दूध की शुद्धता, यानी जो दूध हमने काम में लिया है उसकी प्योरिटी को मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, लैक्टोमीटर का उपयोग कर रहे हैं। और दूध में लैक्टोबैसिलस अपने आप में जो है वो जीवाणु काम में लिया जा रहा है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दही में पाया जा रहा है, जिसके द्वारा अपन कर सकते हैं क्या, दही का निर्माण कर रहे हैं, जमाने के लिए काम में ले रहे हैं। या दूध जो दही खट्टा हो जाता है तो उसके खट्टे होने के पीछे हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट जो है वो श्योर होता है, उसमें एसिड का निर्माण होता है। तो कौन सा पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड उसमें पाया जाता है। तो दही में एसिड पूछे तो आप बता देंगे लैक्टिक, उसमें जीवाणु या बैक्टीरिया पूछे तो लैक्टोबैसिलस, और उस दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। सभी एक ही मीनिंग से ही यहाँ कवर हो जाते हैं। दूसरी खास बात आ रही है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो के बारे में अभी बताया था मैंने, हाइड्रो और हाइग्रो दोनों अपने आप में एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। तो यहाँ पूछा हाइड्रो, ड्रो का मतलब आप बता देंगे डी, डेंसिटी यानी घनत्व से रिलेटेड है। तो बच गया कौन सा भाई, फेदोमीटर जो होता है हमारा, वो समुद्र की गहराई को मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा, और आपको बता पाएंगे कि फेदोमीटर। इसी के साथ एक अच्छा क्वेश्चन और निकलता है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए हमने मीटर तो फेदोमीटर काम में लिया है, बट समुद्र की गहराई में अगर कोई वस्तुएं पड़ी हुई हैं या कोई हार्ड थिंग्स पड़ी हुई है, जैसे कोई जहाज है, कोई चट्टान है, कोई और चीज़ें डूबी हुई हैं, तो उनकी गहराई का मेजरमेंट करने के लिए हम जो काम में लेते हैं तो वो अपने आप में एक डिवाइस और होती है जिसका नाम होता है क्या, सोनार। क्या नाम होता है भाई, सोनार। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है कि समुद्र की गहराई में पड़ी वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है, तो आपका जवाब क्या होगा, सोनार। दूसरी खास बात, ये जो सोनार होता है ये कौन सी वेव्स के ऊपर काम करता है, तो हमारी साउंड जो होती है उसकी 3 वेव्स होती हैं, या फ्रीक्वेंसी के आधार पर साउंड को हमने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला हमारा होता है कि इंफ्रासोनिक, दूसरा होता है ऑडिबल, और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक। तो यहाँ सोनार जो होता है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनका यूज किया जाता है किसमें, सोनार में। दूसरी खास बात होती है ये अल्ट्रासोनिक जो होती हैं, इन्हीं को अपन हिंदी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं पराश्रव्य। क्या बोलेंगे भाई, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो होती हैं उन पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरी खास बात इस सोनार से रिलेटेड एक बात और बता सकते हैं कि ये साउंड की कौन सी थ्योरी पे काम करता है, तो ये रिफ्लेक्शन थ्योरी पे काम करेगा, या ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, रिफ्लेक्शन थ्योरी पे कार्य करता है। तो सोनार वर्क ऑन साउंड रिफ्लेक्शन थ्योरी। नेक्स्ट, इसके बारे में अगर और बातचीत की जाए तो हम कह सकते हैं ये जो सोनार होता है इसको जहाज के रूप में समुद्र की सतह के ऊपर छोड़ा जाता है, जो अपने आप में डेप्थ में जाता है, उससे टकराता है, टकरा के वापस आ जाता है, तो उससे अपन इसका मापन करें सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर आपको बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है कि पैराबैंगनी किरणों की, यानी हमारी जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स थी, पैराबैंगनी जो किरणें थी, उनके बारे में डिस्कवरी किसने करी या उनकी खोज किसने करी, यूवी। तो यूवी के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बताएं कि यूवी कहता है अल्टरनेट के लिए हमें हमेशा क्या करता रहना चाहिए, ट्राई करता रहना चाहिए। तो आप बता देंगे अल्टरनेट यानी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उनकी डिस्कवरी करने के लिए हमारे पास में कौन आ रहा है, रीटर आ रहा है भाई। तो रीटर कहता है दोबारा से ट्राई करो किसकी, अल्टरनेटिव की, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए। तो अल्ट्रा वायलेट रेज की डिस्कवरी किसने कर दी, रीटर ने कर दी। नेक्स्ट, दूसरी खास बात, इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं, पैराबैंगनी बोलो अल्ट्रा वायलेट बोलो एक ही बात है, और इसका मेनली यूज किस में किया जाता है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं फूड वगैरह में उनको डैमेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फिर इसका जो दूध वगैरह होते हैं उनके शुद्धिकरण में, या पानी वगैरह को शुद्धिकरण में, यानी पानी और दूध को अपने आप में
शुद्ध करने के लिए, उनकी प्योरिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। या अपन बोल सकते हैं भोजन के संरक्षण में यानी फूड कंजर्वेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेट वेव्स का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है और लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का, कि साधारण रूप से बातचीत अगर करनी है तो उस बातचीत के लिए नॉर्मली कितने डेसिबल की ध्वनि जो है वो आप काम में लेते हैं। तो हम बता देंगे साधारण बातचीत कर रहे हैं यानी बहुत भयंकर गुस्से में कोई बातचीत नहीं है, नॉर्मली बातचीत करी जा रही है, तो उसके लिए नॉर्मल बातचीत के लिए कौन सी जो अपने आप में रेंज है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट और सूटेबल रहेगी, 70 डेसिबल या 30 to 40 डेसिबल या 65 डेसिबल या 70 to 75 डेसिबल, कौन सा होगा भाई राइट आंसर? तो हम कह रहे हैं नॉर्मली बातचीत करने के लिए हमारे पास में 30 to 40 डेसिबल जो साउंड होती है जिसमें हम बातचीत करते हैं तो वो नॉर्मल साउंड कहलाती है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी खास बात, अगर हम बातचीत करें तो एक नाम आता है यहाँ डीजे या फिर ट्रेन का जो अपने आप में हॉर्न होता है वो, या फिर जो कारखाने जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उन फैक्ट्रीज़ के अंदर, इन सब में बहुत ज़्यादा हैवी अपने आप में लाउड उत्पन्न होती है। और वो लाउड जो साउंड होती है वो कितनी होती है भाई? 100 to 110 dB की अपने आप में साउंड पैदा होती है, जिसको लगातार अगर इंसान सुनता है तो वो अपने आप में क्या हो सकता है भाई? बहरा हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत ही कम साउंड को सुनना चाहिए। दूसरी खास बात है, एक बात कहता है कि WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कमेंट करके बताना है इसका हेड ऑफिस कहाँ है। तो मैं मानूंगा कि आप जीके भी साथ साथ पढ़ रहे हो। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि भाई साहब 45 dB पे भी अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो भी वो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकता, मेरे से ऊंची आवाज़ में बातचीत करी, यानी वो भी सामान्य बातचीत की ध्वनि ही कहलाती है। एक्यूरेट अगर आपसे पूछे WHO के अकॉर्डिंग तो आप बताएंगे कितनी? 45। और अदरवाइज वैसे ही पूछ ले कि नॉर्मल टॉकिंग जो है बातचीत के लिए कितनी ध्वनि होती है तो हम बताएंगे 30 to 40 डेसिबल अपने आप में साउंड होती है। नेक्स्ट दूसरी खास बात होती है कि साउंड के लिए क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लेता है कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है या अपन बोल सकते हैं लाउडनेस, ध्वनि की तीव्रता जिसको अपन बोलते हैं लाउडनेस, इस लाउडनेस के मेजरमेंट के लिए हमने बताया था अभी अभी किसका उपयोग किया था भाई? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया था? तो हम बताया था अभी अभी ओडोमीटर जो होता है हमारा, सॉरी ऑडियोमीटर। तो उस ऑडियोमीटर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। वो तो डिवाइस है, लेकिन इस लाउडनेस का मेजरमेंट किया किस में जाता है? तो आप बता सकते हो डेसिबल में किया जाता है। और ये जो डेसिबल है ये अपने आप में कहता है कि तीव्रता है ना वो किस पे डिपेंडेंट होती है? तो हमें याद रखना है कि ध्वनि का लाउडनेस जो होती है तीव्रता, वो उसके एम्पलीट्यूड आयाम की क्या होती है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जब मैंने साउंड का चैप्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड को अगर डबल कर दिया जाए तो एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो लाउडनेस किस प्रकार से इफेक्टेड होगी, जो पीछे एक बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी आया था अपने पेपर्स के अंदर कि एम्पलीट्यूड को डबल किया जा रहा है तो यानी डबल करने पर 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा भाई? 4। इसका मतलब जब एम्पलीट्यूड डबल होता है तो लाउडनेस कितने टाइम्स हो जाती है? 4 टाइम्स हो जाती है। ये आपके शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन थे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद। इनको रिपीट कीजिए। जय हिंद।